नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हम अलंकार के बारे में बात कर रहे थे। आज उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अलंकार की परिभाषा, उसके भेद और 3 अलंकार हमने पढ़ लिए थे, जिसमें एक था अनुप्रास, जिसमें वर्णों की आवर्ती होती है। दूसरा था पुनरुक्ति प्रकाश, जिसमें एक जैसे शब्दों की आवर्ती होती है और अर्थ समान रहता है। तीसरा पढ़ा था उपमा अलंकार, जिसमें उपमेय में उपमान की हम तुलना या समानता देखते हैं। उसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। आज हम बात करेंगे रूपक अलंकार की। बच्चों, रूपक अलंकार उपमा अलंकार से मिलता जुलता है। उसमें कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं हैं। अगर हम उनको पहचान लें तो हम आसानी से रूपक और उपमा में भेद भी कर सकते हैं और उनकी पहचान भी कर सकते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा देते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है: उपमेय में उपमान का अभेद आरोप, ये मुख्य शब्द है। अभेद आरोप का मतलब होता है जिसमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। रूपक शब्द का मतलब ही होता है एकता, मतलब उपमेय और उपमान में एकता दिखाना। उपमा अलंकार में भी उपमेय और उपमान होता है और उसकी समानता को दिखाने के लिए वाचक शब्द का प्रयोग होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान होगा, लेकिन उनकी समानता नहीं दिखाई जाएगी। उसमें कोई वाचक शब्द नहीं होगा। उसमें इन दोनों में हमको अभेद आरोप करना है। मतलब हमें ये बताना है कि जो उपमेय है वही उपमान है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक उदाहरण से हम देखते हैं। उदाहरण है: बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। इसका पहले हम अर्थ करते हैं। बीती विभावरी जागरी अर्थात माँ अपनी बेटी से कह रही है कि हे बेटी, अब रात बीत गई। विभावरी मतलब रात, रात बीत गई, अब आप उठ जाओ, जाग जाओ। क्यों? अंबर पनघट में डुबो रही। क्या कर रही है मम्मी? आसमान रूपी पनघट में। अब यहाँ पे आसमान को हमने पनघट मान लिया है, तुलना नहीं कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं। आसमान रूपी पनघट में मतलब उपमेय और उपमान। तारा घट, तारा मतलब तारे और घट का मतलब मटका। तारे रूपी मटकों को उषा नागरी, उषा बोलते हैं प्रातःकालीन जो समय है, नागरी मतलब युवती, मतलब प्रातःकालीन रूपी जो युवती है वो तारे रूपी मटकों को आसमान रूपी पनघट में डुबो रही है। मतलब वो ये कहना चाह रही है कि अब तारे डूब गए हैं, सुबह हो गई है, अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आसमान में पनघट का, तारों में घड़े का या मटके का, और इस उषा में नागरी का हमने अभेद आरोप किया है। इसको हम बोलते हैं रूपक अलंकार। जैसे एक उदाहरण और है: मैया हो चंद्र खिलौना ले हो। हे माँ, मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए। बच्चे को खिलौना नहीं चाहिए चंद्रमा के जैसा, बल्कि खिलौने के रूप में उसको चंद्रमा ही चाहिए। जैसे कक्षा 9 में एक दोहा है: हस्ती चढ़ी ज्ञान की, मतलब हाथी रूपी ज्ञान पर। तो वहां भी रूपक अलंकार है। अब हम बात करते हैं अगला अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की मुख्य विशेषता ये है: श्लेष शब्द का मतलब होता है संयोग, या फिर श्लेष शब्द का मतलब होता है चिपकना। मतलब श्लेष शब्द का मतलब है कि
किसी पंक्ति में अगर कोई एक शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हो, किसी भी काव्य पंक्ति में एक शब्द ऐसा हो जो अनेकार्थी हो, उसके एक से अधिक अर्थ हो, तो वो पंक्ति श्लेष अलंकार के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण दिया है, मंगल को देख पट देत बार बार है। मंगल बोलते हैं मांगने वाला, भिखारी, उसको देख करके, पट मतलब होता है दरवाजा, देत बार बार मतलब जैसे ही मांगने वाले को देखा फट दरवाजा बंद कर दिया, तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, जैसे ही मांगने वाले को देखा, जैसे ही किसी गरीब दीनहीन को देखा, हमने क्या किया, उसको जो अपने घर के जो पट थे, कपड़े थे, वो कपड़े उसको हमने दे दिए। मतलब पट शब्द यहाँ पर दो अर्थ लेके आ रहा है। एक तो लेके आ रहा है दरवाजा और दूसरा अर्थ लेके आ रहा है कपड़े या वस्त्र। इस पट शब्द के यहाँ पर दो अर्थ हैं, इसलिए ये श्लेष अलंकार का एक अच्छा उदाहरण है। एक उदाहरण और है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। मतलब जो सुवर्ण है, अब ये यहाँ पर इसके तीन अर्थ हैं। सुवर्ण का मतलब सोना भी है, सुवर्ण का मतलब सुंदर रंग भी है, सुवर्ण का मतलब सुंदर अक्षर भी है। अब कवि के लिए इसका मतलब सुंदर अक्षर है, कामी के लिए उसका अर्थ सुंदर रंग है, गोरा रंग है, और चोर के लिए उसका अर्थ सोना है। तो जहाँ पे एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले उसको हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। इसके बाद हम आगे बात करेंगे अब उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और थोड़ी सी असावधानी के कारण बच्चे इसमें अपने नंबर खो देते हैं। तो हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी दो शब्दों को आपको ध्यान रखना है, उपमेय और दूसरा है, अब इन शब्दों की आपको आदत हो जानी चाहिए, उपमेय और उपमान। उपमेय में उपमान की क्या करेंगे, संभावना प्रकट करेंगे, संभावना प्रकट करेंगे। मतलब जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, एक बात। दूसरी बात, इसकी जो मुख्य पहचान है वो इसके वाचक शब्द हैं। वाचक शब्द कौन कौन से हैं वो आप देखिए, केवल 6 शब्द हैं और बहुत आसान है, जनु और मनु, जानो और मानो, जननु और मना। ये 6 शब्दों को अगर आप याद कर लें, इन वाचक शब्दों से हम उत्प्रेक्षा अलंकार की आसानी से पहचान कर सकते हैं। जो भी कविता की लाइन होगी उसमें आपको इनको ढूंढना है। इनमें से अगर कोई भी आपको एक मिल जाता है, आप बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संदेह के उसको उत्प्रेक्षा का नाम दे सकते हैं। उदाहरण देते हैं, सिर उसका फटा मानो अरुण रंग का घड़ा। उदाहरण क्या है, सिर उसका फटा मानो अरुण रंग का घड़ा। मतलब उसका फटा हुआ सिर, फटा हुआ
सिर जो खून से लहूलुहान था, दूर से ऐसा लग रहा था मानो जैसे लाल रंग का कोई मटका हो, लाल रंग का कोई घड़ा हो। मतलब ऐसी संभावना उसमें प्रकट की जा रही थी। सिर में मटके की संभावना क्यों प्रकट कर रहे थे? क्योंकि फटा हुआ सिर जो खून से लहूलुहान था, और अरुण मतलब लाल रंग, दूर से ऐसा दिख रहा था। तो इन 6 वाचक शब्दों से हम आसानी से उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में एक और उदाहरण मैं आपको इसका बता देता हूं। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। तो ये मानो, जानो, जनम, मनम, ये वाचक शब्दों से हम इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। अब हम लेते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार को पहचानना बहुत आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी है जो हम आसानी से समझ जाते हैं। सबसे पहले यमक अलंकार होता क्या है? जब किसी काव्य पंक्ति में 2 या अधिक शब्द हो, कैसे शब्द होने चाहिए? एक जैसे। किसी भी काव्य पंक्ति में एक जैसे 2 शब्द हो या फिर 2 से अधिक हो, और उन शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग हो, उन शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, तो उसको हम बोलते हैं यमक अलंकार। एक काव्य पंक्ति में एक जैसे 2 शब्द हो या 2 से अधिक हो, उसका अगर अर्थ अलग अलग है, क्या होना चाहिए? अर्थ भिन्न भिन्न है या अलग अलग है, मतलब वो अलंकार है यमक अलंकार। मैं एक आसान सा उदाहरण आपको देता हूं, बहुत आसान सा उदाहरण। कनक, कनक ते सो गुनी। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, एही खाए बोराए जग, एही खाए बोराए। मतलब जो कनक है और कनक है, एक जैसे 2 शब्द हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है, यहाँ पे इसका अर्थ है सोना धातु, और यहाँ पे इसका अर्थ है धतूरा। धतूरा मतलब एक नशीला पदार्थ जो है, गांजा भांग जैसा। तो कनक, एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना ज्यादा नशीला है, क्योंकि एक तो खाएंगे तब हमें नशा आएगा, और दूसरा तो ऐसा है कि अगर हमें मिल जाए तो हमें नशा आ जाता है, धन का, पैसों का। दूसरा उदाहरण मैं आपको एक और बताता हूं। जैसे काली, ये बहुत सरल सा उदाहरण है। घटा का घमंड घटा। अब इसमें आप देख रहे होंगे एक जैसे 2 शब्द हैं। यमक अलंकार में एक जैसे 2 शब्द या अधिक शब्द एक साथ भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। शर्त क्या है? उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। अब काली घटा का घमंड घटा, 2 जगह इसमें घटा आ गया। इस घटा का मतलब है बादल। काले बादल आए और वो क्या है? बरस गए। घटा मतलब कम होना, बरस गए, उनका घमंड कम हो गया। तो यहाँ पे एक घटा का मतलब है बादल, और एक घटा का मतलब है यहाँ पर कम होना। तो इस प्रकार से हम यमक अलंकार को समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मानवीकरण की। और मानवीकरण अलंकार को समझने के लिए अगर आप कहीं पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविताएं आपको पढ़ने को मिले, तो आप बहुत आसानी से उनको समझ जाओगे। मानवीकरण, देखो नाम से ही पता चल रहा है,
मानवीकरण का मतलब होता है जब हम निर्जीव या प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप का आरोप दिखाते हैं। मानवीय क्रियाकलाप का मतलब होता है जैसे मनुष्य के जैसे काम करना, मानवीय क्रियाकलाप। किसमें दिखाएंगे मानवीय क्रियाकलाप? निर्जीव में, प्रकृति में। अब प्रकृति में क्या आएगा? पेड़ है, पानी है, रेत है, जमीन है, आसमान है, रात है, दिन है, पहाड़ है, नदियां हैं। इनमें अगर हम मनुष्य के जैसे गतिविधि दिखा दें कि ये हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो वहां पर मानवीकरण का होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। इसमें उदाहरण आप देख सकते हो, बहुत आसान सा है। जगकर, सजकर, रजनी बोले। जगकर, सजकर, रजनी बोले। रजनी मतलब है रात। रात पहले उठी, फिर वो सजी, उसके बाद बोली। मतलब रात में हमने एक महिला, एक स्त्री का मानवीय क्रियाकलाप दिखा दिया। एक और उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मेघ आए बन ठन के। मेघ आए बन-ठन के। मेघ जो है मतलब बादल। बादल कैसे आए? बन ठन के, सज के आए। जबकि बादल कोई बन-ठन के नहीं आते हैं, लेकिन कवि ने उसमें मानवीय क्रियाकलाप का आरोप किया है। मनुष्य की क्रिया करते जैसे उसको दिखाया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कविता है मेघ आए, वो पूरी मानवीकरण का एक उदाहरण है। मेघ आए बन ठन के, धूल भागी घाघरा उठाए, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पानी परात लाया ताल भर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ जुहार की, अकुलाई लता बोली ओट हो किवार की। एक एक पंक्ति में मानवीकरण भरा पड़ा है। तो मानवीकरण का मतलब हो गया हम प्रकृति में, निर्जीव वस्तुओं में मानवीय क्रियाकलाप का आरोप दिखाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति अलंकार देखो नाम से ही पता चल रहा है, अतिशय उक्ति। अतिशय उक्ति मतलब अतिशयोक्ति, मतलब किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलना। किसी भी बात को बड़ा चढ़ा कर बोलना। बड़ा चढ़ाकर बोलने का मतलब ये है किसी बात को ज्यादा ही कुछ विस्तार कर देना। जैसे राणा ने सोचा इस बार, चेतक राणा ने सोचा इस बार, आगे नाला पड़ा अपार, राणा ने सोचा इस बार, राणा ने सोचा इस बार, आगे नाला पड़ा अपार, चेतक उतरे कैसे पार, तब तक चेतक था उस पार। अब आप देखिए चमत्कार,
महाराणा प्रताप जब चेतक के ऊपर बैठ के नाला पार करने वाले थे तो राणा ने नाले के उस पार ये सोचा कि इतना बड़ा नाला है, चेतक इसको कैसे पार करेगा। इतने में तो चेतक उधर था, दूसरे छोर पर था, दूसरे किनारे पर था। मतलब महाराणा प्रताप की जो सोचने की शक्ति है, मतलब जो मन की सोचने की शक्ति है, उससे भी तेज चेतक की गति को बताया गया है। मतलब बात को बड़ा चढ़ा करके कहा गया है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। उदाहरण एक और देखिए आप, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आँख, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। एक और आप देख सकते हैं कि ऐसा सुना सुनऊ दस कंदर, पदम 18 यूथप बंदर। तो ये सब अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आज ये जो अलंकार पढ़े हैं आप लोग उनको ध्यान से पढ़ें। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि और मैं आपको इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूं। धन्यवाद।